रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएंगे। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगे और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये मज़े से जीना और खुशी से जीना दस्तूर है ज़िंदगी का। तो आज हम आपके लिए लाए हैं लवण, अम्ल और क्षारक को पढ़ने के बाद हमने आपके लिए इस बार लाए हैं लवण। तो लवण से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें कि लवण किस प्रकार से बनाया जाते हैं, लवण कितने प्रकार की होती है, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण लवण, इनके निर्माण और उनके उपयोग के बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक, वीडियो को बिना स्किप करते हुए। उसके बाद ये देखेंगे कि आप जो है लवण से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न खुद बना पाएंगे। तो अब स्वागत करते हैं आप सबका हमारा और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में। चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपने अपने दैनिक जीवन में नमक का तो उपयोग किए ही होंगे। हमारे बाज़ार में बहुत तरह तरह का नमक मिलते हैं, जैसे कि टाटा सॉल्ट, सूर्या नमक, भास्कर नमक, ऐसे बहुत सारे नमक मिलते हैं। तो नमक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम अपने व्यंजन में किसी भी तरीके से नहीं देने से छूट जाने पर क्या होती है कि आपका जो पूरा व्यंजन होते हैं ना, वो बेस्वाद बन जाते हैं। तो आइए मैं वही नमक की बात करता हूँ, वही लवण की बात करता हूँ। इसको अंग्रेजी में साल्ट कहा जाता है। इसका डेफिनेशन स्कोप सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब कोई क्षारक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले जो ठोस पदार्थ होती है उसे लवण कहते हैं। अर्थात क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट, यानी कि लवण कहा जाता है। जैसे कि अम्ल क्षारक अभिक्रिया किए, जल और लवण का निर्माण किए। एज एन एग्जाम्पल यदि हम लोग देखने जाएं, कोई अम्ल ले ले, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक आप ले ले सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप जानते हैं जो अम्ल होती है, अम्ल H+ आयन देते हैं, अर्थात यहाँ से इसकी हाइड्रोजन, और क्षारक का हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि H और OH मिल के आपका बन जाता है H2O। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं Na और Cl, ये अपने आयन का आदान प्रदान करते हुए साधारण नमक का निर्माण करते हैं। तो ये लवण हुआ आपका, ये जल हुआ। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल भी यदि हम लोग देखने जाए, यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्षारक ले लें तो क्या बनेंगे, यहाँ पे आपका जल बनेगा। और जल के बाद जो प्रोडक्ट आपके बनने वाले हैं वो आपका लवण होता है। यहाँ पे आपका बनेगा NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये एक प्रकार की लवण होती है। लवण के प्रकार, तो लवण मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सामान्य लवण क्या होती है। वैसा लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता। क्या नहीं होता? हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं सामान्य लवण। एज एन एग्जाम्पल यदि हम कुछ ऐसे सामान्य लवण के बारे में जानना चाहें तो आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक एक सामान्य नमक है। KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, ये भी आपकी एक प्रकार के सामान्य लवण है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी आपके सामान्य लवण है। कॉपर सल्फेट, ये भी आपके एक प्रकार के सामान्य लवण है। तो ये जो तमाम हमने लिख दिए लवणों को, इसमें आपको कहीं भी हाइड्रोजन का आयन और हाइड्रोक्साइड का आयन और हाइड्रोजन का आयन आपको नहीं दिखाई देते। तो इस प्रकार के लवण को हम बोलते हैं सामान्य लवण। अम्लीय लवण, वैसा लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन होता है। आप जानते हैं कि जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। तो अम्लीय लवण हम उसे कहेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन जिसमें विस्थापन करने योग्य होंगे। एज एन एग्जाम्पल यदि हम देख ले यहाँ पे तो आपको मिलेगा NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये एक प्रकार की क्या है, अम्लीय लवण है। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये भी एक प्रकार की क्या है आपकी
एक अम्लीय लवण होता है, इसमें हाइड्रोजन आपका आयन दिख रहा है, इस लवण में भी हाइड्रोजन का आयन आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार के लवण को हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण। अब तीसरा देखते हैं, इसको बोला जाता है क्षारीय लवण। लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्षारीय लवण। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, यहाँ पे आपका विस्थापन करने योग्य हाइड्रोक्साइड का आयन होते हैं, इसीलिए ये लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। और भी यदि हम देखना चाहें तो आपको मिल सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो इस प्रकार के जो लवण होती है, इस लवण को हम क्षारीय लवण कहते हैं। के गुण अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लवण की महत्वपूर्ण कुछ गुणें होती हैं, जैसे कि परवल अम्ल और परवल क्षारक को यदि हम मिलाते हैं तो आपका उदासीन विलयन बन जाता है। हमें ये भ्रमित नहीं रहना चाहिए कि जो लवण का पीएच मान जो होती है ये हमेशा 7 ही हो। ये 7 से कम भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 7 से अधिक भी हो सकते हैं। तो परवल अम्ल और परवल क्षारक आपस में मिल करके उदासीन विलयन बनाते हैं। तो कुछ उदासीन विलयन हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका NaCl, ये आपकी एक उदासीन विलयन है, या KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी आपके एक प्रकार के उदासीन विलयन होते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट भी आपके एक प्रकार के उदासीन लवण होती है। और जो उदासीन लवण होते हैं मित्र, उसकी जो pH मान होती है, pH मान ये 7 के बराबर होता है। अब देखते हैं परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका बना लेते हैं अम्लीय विलयन। और इसी अम्लीय विलयन का जो pH मान होगा ये आपकी 7 से कम होता है, 7 से कम होंगे। अब जानते हैं जो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अर्थात अम्लीय विलयन में जो अम्लीय विलयन का जो pH मान होंगे ये 7 से कम होगा। अम्लीय विलयन का कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, तो ये एक प्रकार की आपकी अम्लीय विलयन होती है। और भी एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे देखने के लिए जाएं तो आपका मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसके बाद जो अम्ल के गुण हम पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल और परवल क्षारक आपस में मिल जाते हैं और क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं। और क्षारीय विलयन में जो इसका pH मान होगा ये होंगे आपके 7 से अधिक pH मान होगा। विलयन का यदि एग्जाम्पल हम देखने जाएं तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सारी जो होती है ये आपकी क्षारीय विलयन होते हैं। तो अम्ल के कुछ गुण, लवण के कुछ गुण हमने आपके लिए यहाँ पे बता दिए। तो मेरे मित्रों आइए अब कुछ उपयोगी लवण के बारे में जिक्र करेंगे। हम बारीकी से इनकी जो निर्माण होती है ये किस प्रकार से बनते हैं और इनकी जो उपयोग होती है ये हम बारीकी से धीरे धीरे सीखने की प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी साधारण नमक जो आप अपने घरों में रसोइयों में यूज करते हो वही आपकी साधारण नमक है। इनकी IUPAC नेम की यदि हम पता करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार जो इसकी नाम होगी ये होंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसकी IUPAC नेम है। और इनकी जो सूत्र है NaCl, और इसे हम साधारण भाषा में, यानी कि जो व्यावसायिक नाम है इसका, जो बोलचाल वाली नाम है, इसे हम साधारण नमक से जानते हैं। अब इनकी जो निर्माण होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और आपका सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और आपका बनाते हैं क्या, NaCl और जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से साधारण नमक को बनाया जा सकते हैं। इनकी उपयोग की यदि हम बात करेंगे तो प्राय सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने में इनका उपयोग होते हैं। साथ ही साथ आचार के परिरक्षण में
प्रिजर्वेटिव में भी इसका उपयोग किए जाते हैं। कुछ उद्योगों में क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। हम आपको बता दें कि जो हमारे भारत में साधारण नमक बनाते हैं, ये 95% जो साधारण नमक बनाते हैं ये बाष्पीकरण विधि के द्वारा हमारे भारत में साधारण यानी कि NaCl का निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक का हम कैसे बनाते हैं? साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट को मिलाने से, इनकी कुछ मात्रा को मिलाने से आपका जो नमक होती है ये आयोडीन युक्त नमक होती है। ये नमक जो होती है हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यदि घेंघा यानी कि गाइटर नाम की यदि बीमारी होती है तो इसी आयोडीन युक्त नमक की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। इनकी भरपाई करने के लिए डॉक्टर लोग हमें ये परामर्श देते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। सेंधा नमक, इसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, जो माइंस होती है, जो खदान होती है, खदानों को खोद कर ये सेंधा नमक प्राप्त करते हैं और इनमें जो अशुद्धियाँ पाई जाती है लाल चिकनी मिट्टी होती है। तो ये सेंधा नमक और आयोडीन युक्त नमक ये भी एक प्रकार की आपकी नमक होती है। अब दूसरे प्रकार के लवण हम देखते हैं कास्टिक सोडा। इसे साधारण नाम, इसकी जो साधारण नाम होती है, साधारण नाम कास्टिक सोडा होती है। और IUPAC नेम जो इसकी होती है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा आपका। इनकी जो सूत्र होती है ये होती है NaOH। अब देखते हैं कास्टिक सोडा किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का निर्माण होते हैं। यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन को देख सकते हैं आप लोग। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के संतृप्त जलीय विलयन यानी कि जल लेंगे आप, अब इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करके आपका क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और क्लोरीन गैस साथ ही साथ और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होते हैं। हम आपको बता दें जो ये क्लोरीन होती है ये आपके एनोड से प्राप्त होती है और ये हाइड्रोजन कैथोड से प्राप्त होती है। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होती है ये कैथोड के पास में पाया जाता है, कैथोड के पास में ये आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में जान लें। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार इनके उपयोग पूछे जा चुके हैं। तो कागज़ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। कागज़ उद्योग में, कागज़ के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में भी इनका उपयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किए जाते हैं कास्टिक सोडा का। ग्रीस को हटाने के लिए भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोग जो कि कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए किए जाते हैं। के बनाने की इस विधि को क्लोर यानी कि क्लोरीन आपको मिल रहा है, तो क्लोर और यहाँ पे क्षारीय NaOH ये क्षारीय होती है। एल्कली, क्लोर एल्कली मेथड इसे कहते हैं। क्लोर एल्कली विधि के द्वारा ये कास्टिक सोडा बनाए जा सकते हैं और इस रिएक्शंस को, ये अभिक्रिया को क्लोर एल्कली अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित कर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा बनाए जाते हैं और कास्टिक सोडा बनने के साथ साथ एनोड पे आपका क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड में
हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाए तो यहाँ पे आप 2 लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो जो क्लोरीन और हाइड्रोजन आपको मिलते हैं प्रोडक्ट के रूप में, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इनके उपयोग को देख लें। क्लोरीन का उपयोग कपड़ों एवं कागज़ को विरंजन करने में, जो कपड़े होते हैं और कागज़ होती है, इनको रंग करने में, विरंजन करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल की शुद्ध करने में, जो पेयजल होती है जब उसमें हानिकारक जीवाणु हो जाते हैं तो उनको शुद्ध करने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अब हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अमोनिया बनाने में, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति घी बनाने के लिए इनकी उपयोग किए जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रिएक्शन है आपकी क्लोर एल्कोली जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं खाने वाला सोडा। इसे साधारण भाषा में बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इनकी जो साधारण नाम है आपकी, साधारण नाम, कॉमन नाम बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाले सोडा भी कहते हैं। आईयूपीएसी नेम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इनकी सूत्र यदि लिखने जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने की विधि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। अमोनिया गैस यानी कि आप यहाँ पे इसकी यदि इक्वेशन आप देखना चाहे तो NH3। अब अमोनिया गैस से क्या करते हैं, संतृप्त सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब H2O प्लस यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो आपका बन जाता है सोडियम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और साथ ही साथ आपका बनता है NH4Cl, इसे कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट, संतृप्त सोडियम क्लोराइड, आप जानते हैं 9 क्लास में पढ़े होंगे संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन वो विलयन होती है जिसमें अवयव पदार्थ में जो संघटक होती है सभी जगह एक समान होते हैं। अब खाने वाला सोडा का जो उपयोग होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हमारे घरों में भी इसका किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये अलग अलग होती है। जब बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक अम्ल मिला दें तो आपका बेकिंग सोडा बनता है। पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि एंटीएसिड के रूप में, अब देखना कि आप में आपके पेट के अंदर कभी अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा हो जाते हैं, HCl की मात्रा जब ज़्यादा होते हैं, तो हमारे लिए हमारी जो पाचन क्रिया होती है अच्छी ढंग से नहीं होते हैं। तब हम क्या करते हैं कि साधारण हम किसी मेडिकल वगैरह में जाते हैं, इनो लेते हैं या एंटीएसिड या घरेलू उपचार सोडा जल का सेवन करते हैं। तो एंटीएसिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अग्निशमन, सोडा अम्ल अग्निशमन में भी बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। रसोई घर में व्यंजन को खस्ता, स्पंजी यानी कि मुलायम तथा आकार में बड़ा बनाने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने से जो आपका व्यंजन होती है खस्ता होती है, साथ ही साथ नरम स्पंजी होंगे और आकार में यदि हम चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। खाने वाले सोडा को गर्म करने पर क्या होता है, जब हम किसी पकवान में, किसी व्यंजन में खाने वाले सोडा देते हैं, बेकिंग पाउडर देते हैं, तो आपका जो व्यंजन होते हैं ये फूलने लगते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होती है, जब हीट देते हैं खाने वाले सोडे में तो आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसके कारण आपका व्यंजन फूलने लगते हैं। आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आपका व्यंजन फूलने लगते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं धोने वाला सोडा, या इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसकी फार्मूला की यदि बात करें Na2CO3 10, यानी कि 10 को हम डेका बोलते हैं, 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इनकी निर्माण को हम देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अर्थात पहले हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाले सोडा NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट को सबसे पहले गर्म करते हैं, और गर्म करने से हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होते हैं। इसको बैलेंस करने जाए तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं कोफिशिएंट के रूप में। फिर यही जो सोडियम कार्बोनेट है आपका, सोडियम कार्बोनेट को फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण यानी कि क्रिस्टलीकरण करने में, अर्थात 10 अणु जल मिलाने पर क्या बनते हैं आपके, धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। यही जो आपका सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 में रवाकरण करने पर यानी कि 10 अणु जल मिलाने से आपका बन जाता है धावन सोडा, यानी धोने वाला सोडा का निर्माण होता है। धोने वाला सोडा का उपयोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कपड़ा आदि धोने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। कांच, कागज, साबुन आदि उद्योग में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। जल में जो खरापन होती है, जल में जो नमकीन लगते हैं, अर्थात जल की जो कठोरता होती है, उसको हटाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज किया जाता है। घरों में सफाई के लिए भी ये धावन सोडा का हम लोग उपयोग करते हैं। अब 5वां नंबर पर देखते हैं विरंजक चूर्ण। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी हम लोग, इसकी साधारण नाम है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। आईपीएससी नाम इसका देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इनकी जो सूत्र होती है CaOCl2, निर्माण बनाने की विधि, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देकर उसमें से क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। इसकी इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH2 से आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, और जो तापमान होती है लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देकर यहाँ पे कैल्शियम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। और साथ ही साथ उपयोग होती है जो पीने वाले पानी होती है, इसमें कीटाणु नाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योगों में सूती व लेनिन के विरंजन में, जो सूती कपड़े होती है और लेनिन के कपड़े होते हैं, इनको रंगाई करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में Cl2 यानी कि क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म का भी निर्माण करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। यह क्लोरोफॉर्म एक ऐसी केमिकल होती है जिसको अपने नाक के अंदर ले जाने से, सूंघने से इंसान जो है बेहोश हो सकते हैं। खिरे बाबा, फ्रांसेर राजधानी आपने की जानते पारिस? निश्चय। तो हम फ्रांस की राजधानी पेरिस की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक लवण होती है और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इनकी आईपीएसी नेम जो होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसे दूसरे नाम से भी पुकारा जा सकता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो सूत्र होती है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसकी जो निर्माण होती है, जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से जिप्सम जो होती है ये अपने जल के अणु को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। तो जिप्सम CaSO4 2H2O ये होती है आपका जिप्सम का फॉर्मूला। और जिप्सम को इस्पात के बर्तन में
373 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ जल के अणु को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। अब ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे CaSO4 ये तो बैलेंस है भाई आपका, यहाँ पे जो जल है हाइड्रेट जो है ये 2 है और यहाँ पे आधा और 1, यानी कितना हुआ आपका 1.5 हुआ। तो पूरा करने के लिए यदि हम यहाँ पे 1 पूर्णांक 1/2 लगा, यहाँ पे 1.5 और आधा 2 मिल गया और इधर आपका 2, तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका ये इक्वेशन संतुलित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। टूटी हुई हड्डियों को उसी जगह बिठाने के लिए डॉक्टर लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। साथ ही बाजार में जो खिलौना बेचते हैं तथा कुछ सजावटी सामान जो होती है ये भी आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। दीवार की सतह को, जो आपका दीवार होते हैं उनको चिकना बनाने के लिए, उनकी चिकनाहट लाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। साथ ही और भी, जैसे कि कोई लकड़ी का फर्नीचर में दरवाज़ा वगैरह छेद हो तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के सहायता से छेद को चिकना किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में हमने ये देखा कि जिप्सम को गर्म करने से CaSO4 2H2O को गर्म करने से 373 केल्विन डिग्री सेल्सियस तापमान में गर्म करने से आपका बन जाता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में वाटर बनते हैं। तो यदि जिप्सम आपको बनाने हो तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम जल को जोड़ देते हैं, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पुनः आपका जिप्सम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जिप्सम जो कि एक ठोस पदार्थ होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने से जिप्सम का निर्माण होता है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि हमारी ये वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध हो, आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यही आशा, यही उम्मीद के साथ आपका ये दोस्त आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।